नमस्कार। आज हम ज्ञान मंच पर उपस्थित हुए हैं आयुर्वेद पर चर्चा के लिए। मैं डॉक्टर मनमोहन शर्मा आयुर्वेद कॉलेज में प्रोफेसर हूं। आज चर्चा के लिए हमारे साथ प्रोफेसर महेश जी दीक्षित सर, वरिष्ठ आयुर्वेद विशेषज्ञ उपस्थित हैं। हम उनसे जानेंगे आज के हमारी जो चर्चा का विषय है, शीतकाल के मौसम में क्या करें। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका ज्ञान मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, जिसे शीतकाल भी कहते हैं अपने आयुर्वेद में। तो सर, इस शीतकाल का लोगों पर क्या प्रभाव रहता है? शीतकाल का क्या मिजाज रहता है और क्या स्वभाव रहता है? ये बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया। शीतकाल को हमारे आयुर्वेद में 2 ऋतुओं को मिलाकर शीतकाल कहा है। और वैसे अन्य शास्त्रों में भी जो शीतकाल का उल्लेख आता है वो विंटर और प्री विंटर। तो हमारे यहाँ भी प्री विंटर जो ऋतु है वो है हेमंत ऋतु, और विंटर जिसमें शीत से अधिक है। तो हम यहाँ पर गुलाबी ठंड से लेके कड़ाके की ठंड की तरफ बढ़ते हैं। गुलाबी ठंड धीरे धीरे ओस पड़ती है, कोहरा होता है, शीत लहरें चलती हैं, बर्फ़बारी हो जाती है। तो हम धीरे धीरे गुलाबी ठंड से कड़ाके की ठंड की ओर बढ़ते हैं। अभी हम जो जिस दौर में चल रहे हैं वो है गुलाबी ठंड की, गुलाबी का आखिरी। हेमंत ऋतु विसर्ग काल की अंतिम ऋतु होती है। 6 ऋतुएं जो भारतीय दर्शन में बताई हैं उसमें से ये दक्षिणायन की अंतिम ऋतु है, विसर्ग काल की अंतिम ऋतु है। इसमें इसकी जो पहचान है वो कोहरे से चारों तरफ हरियाली रहती है, और बहुत सारे जड़ी बूटियों के, बहुत सारे पेड़ों के फ्लावर्स इस समय आते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका शोभांजन सहंजना, कांचनार, आपका मोलश्री, आपका चित्रक, धनिया, लोध्र। ये वो जड़ी बूटियाँ हैं जो इस समय आती है। और इस काल में जो फ्रूट और जो राइजोम्स मिलते हैं हमको, कंद, वैसे ये ऋतु बहुत सुहानी और बहुत अच्छी ऋतु है। आयुर्वेद में इस ऋतु को स्वास्थ्य बनाने वाली ऋतु कहते हैं, क्योंकि बाहर से जब हवा ठंडी हो जाती है, बाहर ठंड हो जाती है, तो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन अंदर की तरफ होता है, जो हमारी एंजाइम्स को बढ़ाता है, उसको अग्नि कहते हैं हम। तो इस समय में अग्नि बहुत बढ़िया हो जाती है। अगर हम देखें तो ये एक ऐसा काल है जिसमें किसी भी दोष से शरीर प्रभावित नहीं होता है, और पूरे साल भर का जो हमारा नैसर्गिक जो फोर्स है, बल है, वो सबसे बेस्ट होता है इस समय। इसलिए ये सीज़न बहुत ही सुहावना है, और इस सीज़न में हम हमारे खान पान को इनको करके और हम पूरे 12 महीने की एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं। सर, जैसे आपने कहा कि उत्तरायण और दक्षिणायन, तो थोड़ा सा ये लोगों के लिए हमें स्पष्ट कर दें कि उत्तरायण क्या है और दक्षिणायन क्या है, और हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु जो आने वाली, अभी वर्तमान में हेमंत ऋतु चल रही है, तो ये कौन से महीने में आती है? ये अभी जो ऋतु चल रही है वो पोष और मांगशीर पोष का महीना होता है। और आप ही देखें मंदिरों में इनमें बहुत सारे पोष बड़े के कार्यक्रम होते हैं। बिल्कुल। तो ये इस समय में सूर्य का बल कम होता है, चंद्र का बल अधिक होता है। जो विसर्ग काल है उसमें चंद्रमा का पावर ज़्यादा होता है और सूर्य का पावर कम होता है। उसके बाद में धीरे धीरे सूर्य अपनी प्रखरता की ओर आ जाता है। सूर्य और जो पृथ्वी है उसके एंगल और उसका सूरज की जो डिस्टेंस है, उससे ये सारी ऋतुएं बनती हैं। तो दक्षिणायन जिसको हम कहते हैं, विसर्ग काल कहते हैं, उसमें सूर्य से पृथ्वी की दूरी बढ़ जाती है, और वो जब नज़दीक आती है तो उत्तरायण की ऋतुएं आती हैं। इस समय में शीत का और चंद्रमा का बल अधिक हो जाता है। बिल्कुल। तो ये माने कि सर ये हेल्दी सीज़न है, और लोगों को अपनी हेल्थ बनाने के लिए, यानी इम्यूनिटी के लिए काफ़ी अच्छा समय है कि वो उसको बढ़ाएं। तो सर, लोगों को अभी रहन सहन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उनका रहना सहना किस तरीके से रहे, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो लाइफस्टाइल है वो खान पान से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी जो सर्दी है तो सबसे पहला तो है कि हम सर्दी से बचें, हम ठंड से बचें।
ठंड से बचने का सबसे पहला उपाय ये है कि हम सुबह शाम घर से कम निकलें और घर में रहने की कोशिश करें, दोपहर में हम हमारा काम करें। दूसरा, कपड़े हम गर्म पहने। इस समय में रुई और ऊन के जो रजाई है, कंबल है या गर्म कपड़े हैं वो हम पहने। साथ में हम धूप का सेवन करें, क्योंकि इस समय में धूप का सेवन करने से हमें बहुत एनर्जी मिलेगी। और अगर कहीं शाम सुबह हो तो आग को तपना भी इस ऋतु में पथ्य माना जाता है कि आप कहीं भी अलाव लगा के उसका करें। आप रूम में हीटर्स वगैरह इस तरह का भी लगा सकते हैं। मतलब आपको चारों तरफ से ठंड से बचना है। आपका जो घर है वो आयुर्वेद में तो इसमें गर्भगृह में प्रवेश का कहा जाता है कि जहाँ हवा का प्रवाह कम हो, जहाँ शीत लहर से आप बच सकें, तो आपको वो बचना चाहिए। इसके बाद में और कुछ है, उसमें है कि गर्म पानी से नहाएं। और सबसे बढ़िया जो तरीका है वो है कि आप शरीर के ऊपर सरसों के तेल की मालिश करें, तो वो भी आपकी लाइफस्टाइल में शामिल होना चाहिए। और यही ऋतु है कि जब आप अच्छी मात्रा में एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि इस समय में एनर्जी फुल रहती है और फुल एनर्जी में आप एक्सरसाइज अच्छी मात्रा में कर सकते हैं। दूसरे, जैसे आप उद्वर्तन जिसको हम कहते हैं उसको आप प्रयोग करें। आप अगरू जो कि गर्म रहता है उसका प्रयोग करें। आप इत्र जो है वो भी ठंडे वाले ना लगाएं, आप गर्म लगाएं। तो जैसे केसर का है, मेहंदी का है, ये इस तरह के अगरू का है, ये जो सेंट हैं ये भी आपको ठंड से बचाते हैं। तो ये सब चीज़ें आप अगर अपनाते हैं तो सर्दी से बचाव होता है। सर्दी से बचाव इस ऋतु का सबसे पहला उपाय है और सबसे पहला कर्तव्य है कि हम सर्दी से बचें। सर, आपने बताया कि गर्म पानी से ही नहाएं अभी और मालिश करें, तो गर्म पानी से सभी लोग इसको प्रीफर करें नहाएं गर्म पानी से, या किन्हीं लोगों के लिए ये जो भी अपथ्य भी हो सकता है कि उनको नहीं भी होता है ऐसा? देखिए, सर्दी से वायु का कोप रहता है और अगर आप ठंडे पानी से नहाते हैं और आपकी इम्यूनिटी है और आप शुरू से आदत में है तो ठीक है, वरना जो लोग कमज़ोर हैं, जो लोग वृद्ध हैं और जो स्पेशली कार्डिक पेशेंट्स हैं, क्योंकि इस ऋतु में कार्डिक पेशेंट्स के लिए बहुत समस्या हो जाती है, क्योंकि बाहर से जो ठंड के कारण सारा ब्लड फ्लो अंदर की तरफ चला जाता है, तो हाइपरटेंशन वगैरह, कार्डिक अरेस्ट वगैरह इस ऋतु में ज़्यादा होती है। तो हम कोशिश करें कि हम शरीर को गर्म रखें। इसी तरह से जॉइंट्स का जो परेशानी होती है वो भी इस ऋतु में बहुत ज़्यादा बढ़ती है। स्किन भी इस ऋतु में बहुत ज़्यादा रूखी हो जाती है। तो अपन गर्म पानी का अगर प्रयोग करते हैं तो वो नरम रहती है और खून का दौरा प्रॉपर बना रहता है। इसलिए गर्म पानी से नहाना, मालिश करना, सूरज की रोशनी में बैठना, आग को तपना, गर्म कपड़े पहनना, ये सबके लिए ही है और जो बीमार हैं उनके लिए तो विशेष रूप से है। मालिश के लिए सरसों का तेल ही लें या और भी तेल प्रयोग कर सकते हैं? मालिश के लिए वैसे सबसे बढ़िया सरसों का तेल रहता है, क्योंकि ये इसका ये गर्म मिजाज का है, इसकी तासीर गर्म है, तो गर्म से शरीर को, और सरसों हमारी जो नर्वस सिस्टम है जिसको हम वात कहते हैं, वात का समन भी करता है, इसलिए सरसों का तेल। और बढ़िया आप एक काम कर सकते हैं कि नाभि में 2-4 बूंद सरसों का तेल ज़रूर लगाएं। उससे आपकी होठ फटने की और बीवाई फटने की और स्किन के फटने की और रूखापन होने की संभावनाएं और चांसेस कम हो जाते हैं। सर, ये बातें तो अपन ने की कि आहार विहार कैसा रहे उनका। अब आहार पे विशेष फोकस हमें करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसी का महत्व है, लोग उस पर ध्यान भी दे सकते हैं। तो आहार विहार में खान पान कैसा रहे अभी लोगों का इस सर्दियों के मौसम में, उसके बारे में इस ऋतु का सबसे बढ़िया बात यह है कि पाचन की, डाइजेशन की कोई समस्या इस ऋतु में नहीं आती है। और हमारी जो एपेटाइज है, हमारी जो भूख की क्षमता है, हमारी जो क्षुधा है, पाचन अग्नि है, वो भी तीव्र होती है। और इसी तरीके से इस समय में जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, विशेषकर दूध है, दही है, आपका मक्खन है, बिल्कुल आप, और बहुत बढ़िया जो हमारे राजस्थान में तो बहुत प्रचलन में है इस समय में गुड़ और बाजरा। तो बाजरे की रोटी, बाजरे की राब और गुड़ का प्रयोग करते हैं हम, तिल की पपड़ी के रूप में, तिल के लड्डू के रूप में। और बढ़िया है, इस समय में आप सारे ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, वरना दूसरी ऋतुओं में डाइजेशन की परेशानी होती है, तो ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स का गरीब लोगों का जो राजा है ड्राई फ्रूट का, वो है मूंगफली, और गुड़ और मूंगफली आप खाएं। इसी ऋतु में आपकी गाजर है,
मूली है, ये सब आ रहे हैं, तो इनको भरपूर मात्रा में हम सेवन कर सकते हैं। हम पराठे वगैरह भी इस ऋतु में खा सकते हैं। यही एक ऋतु है जो कोई भी भारी खाना भी खाने के लिए मना नहीं करती है। तो अग्नि का बहुत महत्व है, और अग्नि से पाचन सही होता है, और पाचन सही होता है तो हमारा शरीर में मेटाबॉलिज्म बहुत बढ़िया बना रहता है। बिल्कुल सर, सही बताया आपने। अभी वैसे भी सर मिलेट्स का, मोटे अनाज का ज़्यादा प्रचलन चल रहा है, तो बाजरे के साथ साथ में यदि मक्का वगैरह का भी सेवन यदि व्यक्ति करे तो उसका क्या फ़ायदा हो सकता है? बिल्कुल, मक्का भी ले सकता है, बाजरा भी ले सकता है, और जो बढ़िया से बढ़िया है वो उड़द। इस समय उड़द के आप लड्डू बनाए खा सकते हैं, उड़द का पाक बनाए खा सकते हैं। उड़द की दाल तो प्रायः खाते ही रहते हैं, तो उड़द इस समय बहुत बढ़िया है। उड़द में आप तिल डाल लेंगे तो ये और भी बढ़िया हो जाएगा। कॉन्च का प्रयोग भी इस ऋतु में करते हैं, क्योंकि प्रोटीन है, कॉन्च एक सुपर प्रोटीन है। तो कॉन्च को हम दूध में उबाल के, अगर आप पाक बनाना जानते हैं और पाक बनाते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप दूध में 2, 4, 5 कॉन्च को जो पहले गला के उनको शुद्ध कर लेते हैं, उनको अगर आप और उड़द को हम पायस भी बनाते हैं, खीर, उड़द की खीर भी बना के इस ऋतु में खाई जा सकती है। तो कोई भारी खाने की कोई परेशानी इस ऋतु में आती नहीं है, बशर्ते भूख से कम खाएं और अच्छी मात्रा में एक्सरसाइज करें। तो ये सीज़न हेल्दी सीज़न है और हेल्थ बनाने के लिए सीज़न है, और इसी ऋतु में गोंद के लड्डू खाए जाते हैं, तो वो भी हमें पूरे 12 महीने के लिए इम्यूनिटी का एक और एनर्जी का सोर्स बनते हैं। सर गाँव में भी और अभी तो शहरों में भी गोंद के लड्डू बनाने का प्रचलन है सर्दियों में, तो गोंद के लड्डू में हम कोई औषधियाँ भी ऐसी जो हों, इम्यूनिटी बूस्टर हों, जो मिला सकते हैं क्या? और गुड़ और चीनी का क्या इसमें रहेगी सर? गुड़ का बने हुए लड्डू या चीनी के बने हुए लड्डू में क्या फ़र्क हो सकता है? देखिए, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया कि जो लड्डू बनाए जाते हैं उसमें हम औषधीय चीज़ें बहुत डालते हैं। जैसे हम उसमें काली मिर्च डालते हैं, गोंद डाला जाता है, और आप दालचीनी वगैरह भी डाल सकते हैं। और अगर आप वात से संबंधित परेशानी से हैं तो आप मेथी के लड्डू बना सकते हैं और उड़द के लड्डू बना सकते हैं। इस तरीके से आप उसमें बहुत सारी चीज़ें हम डाल सकते हैं। और आपने बताया गुड़ और चीनी का, तो जहाँ तक इनके डाइजेशन की सिस्टम का कहें या हेल्थ के लिए बेनिफिशियल कहें, तो चीनी से गुड़ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, और गुड़ में आयरन का पर्याप्त स्रोत होता है। गुड़ तुरंत एनर्जी देता है, और गुड़ की तासीर भी गर्म रहती है, इसलिए सर्दियों के दिनों में आप गुड़ को सेवन कर सकते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको ज़रूर इसमें परहेज़ करना चाहिए कि वो अवॉइड करें इसको जहाँ तक हो सके। सर गोंद के लड्डू के अलावा और कौन से पाक ऐसे हैं जो आयुर्वेद मतानुसार प्रचलित हैं और उनको लोग सर्दियों में विशेष रूप से सेवन कर सकते हो? शुंठी पाक, सौंठ का पाक बनाते थे। कौंच का पाक खूब अच्छी तरह से इन दिनों में खूब अच्छा चलता है। आप हल्दी का भी प्रास बना सकते हैं, पाक बना सकते हैं। हल्दी और आंवले का भी आप कच्ची हल्दी भी सर अभी बहुत आ रही है, तो कच्ची हल्दी का बहुत बढ़िया प्रयोग कर सकते हैं। कच्ची हल्दी को सीधा डायरेक्ट घी में सेक के और हलवे जैसा बना के आप पाक बना सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका पाक प्रचलन में है और लोग सर्दियों में उसका सेवन भी करते हैं। और च्यवनप्राश तो ले ही सकते हैं, वो च्यवनप्राश का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। च्यवनप्राश तो वैसे 12 महीने नहीं लिया जा सकता है, लेकिन चूँकि उसमें भी कुछ औषधियाँ ऐसी हैं जो गर्म रहती हैं और श्वास काश के लिए स्पेशल होता है, तो जिनको सर्दी जुकाम वगैरह रहती है उनको च्यवनप्राश इस समय में बहुत बढ़िया काम करता है। ऐसे हम ब्रह्म रसायन का इस समय उपयोग कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आयुर्वेद के हरिद्रा खंड बनता है, हरिद्रा प्राश बनता है, हरिद्रा अर्धकावली बनता है। ये बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा औषधियाँ नहीं लेके और इन्हीं चीज़ों को प्रयोग कर सकते हैं जो हमारे को हमारे सारे मिनरल्स की, विटामिन्स की और एनर्जी की पूर्ति करते हैं। बिल्कुल सर, सही बताया आपने। सर कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सर्दियों में विशेष प्रॉब्लम होती है, जैसे हार्ट पेशेंट्स हैं जिनको हृदय रोग की समस्या है। उन लोगों को रहने सहने का और खान पान का कैसे ध्यान रखें और उन्हें क्या आयुर्वेदिक औषधियाँ जनरली ऐसे आप बताना चाहेंगे जो उनका स्वास्थ्य बना रहे? देखिए, अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इस सीज़न में परेशानी आती है कार्डिक पेशेंट्स को। बिल्कुल। तो उनको अपने शरीर का टेम्परेचर बनाए रखना चाहिए और ठंड से बचना चाहिए। उसके लिए वो ये कर सकते हैं कि पिप्पली जो होती है अपने छोटी पीपल और अर्जुन,
इनको दूध में उबाल के पी सकते हैं, तो उससे उनका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी नहीं बढ़ेगा। इसी तरीके से लहसुन का क्षीर पाक वो प्रयोग कर सकते हैं। लहसुन हृदय भी है, हृदय के लिए भी है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, बीपी को भी कंट्रोल करता है, तो आप दूध में लहसुन डाल के उबाल सकते हैं। अर्जुन का प्रयोग आप कर सकते हैं। दालचीनी का पानी, और बढ़िया अगर आप ठंड से परेशान हैं तो आप केवल अजवाइन का पानी बना के पी सकते हैं। गुड़ अजवाइन का पानी पी सकते हैं। गुड़ अजवाइन का पानी जो अर्टिकेरिया है, क्योंकि इस समय में त्वचा को भी बहुत सारी परेशानी होती है, तो त्वचा को नरम बनाए रखें, त्वचा की रूखापन से दूर रखें, तो मसाज भी करें और खान पान भी कुछ स्निग्ध लें, तो इस समय में घी तेल को खाया जा सकता है। और जो परेशानी है इस समय में ठंड के कारण, जो अर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं, जोड़ों के दर्द के पेशेंट्स होते हैं, उनको इस समय में बहुत परेशानी आती है, तो उनको वही अपने आप को उष्ण बनाए रखें, गर्म बनाए रखें और खान पान में, और वो मेथी के लड्डू बना के खा सकते हैं। और इसी तरीके से इस ऋतु में जो और परेशानियां हैं स्किन और इनके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, स्पेशली बच्चों में। तो ठंड से एक्सपोजर से बचें किसी भी तरीके से, और अगर फिर भी आ गई है तो आप हल्दी का दूध उनको दे सकते हैं, च्यवनप्राश दे सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं जिनसे हम बच सकते हैं। सर बिल्कुल, मैं इसी बात पे आ रहा था। आपने कहा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम वाली डिजीज़ ज़्यादा होती है इसमें, तो मैं अस्थमेटिक जो पेशेंट्स हैं उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है इस सीज़न में, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? सबसे पहला और प्रधान यही है कि ठंडी हवा, ये जो ठंडी हवा से शरीर को ठंडापन मिलता है वो तो है ही है, वो तो रूखापन ये तो ही है, लेकिन लंग्स को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, इसलिए वो मास्क लगाएं और सीधी ठंडी हवा से बचें, पहला। दूसरा, उनका जो वसोडाइलेशन बना रहे, तो इसमें उनको हमारे यहाँ प्रायोगिक धूमपान कहा जाता है, वो कर सकते हैं। नहीं तो अजवाइन की धुनी जिसको बोलें अपन, धूम, उसका सेवन करें। अजवाइन के अर्क का प्रयोग करें। हल्दी उनके लिए बहुत बढ़िया है। हल्दी को चटनी के रूप में बना के ले सकते हैं, हल्दी को दूध में ले सकते हैं, और पिपली जैसे मैंने बताया वो भी बहुत बढ़िया है। तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं। तुलसी बहुत बढ़िया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए रसायन के रूप में काम करती है, तो तुलसी, अदरक, तुलसी और काली मिर्च वगैरह इसका चाय में या कोई चटनी बना के मुनक्का के साथ ले सकते हैं, तो वो उनके लिए बहुत बढ़िया है। और अगर राहत नहीं मिलती है तो तुरंत चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि वो तुरंत ही अटैक के रूप में आ सकता है। सर, अपने वासा भी आयुर्वेद बताया जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए काफ़ी अच्छी औषध है और लोग जानने भी लगे हैं उसके बारे में। उसका यदि प्रयोग करें तो किस प्रकार से कर सकते हैं? वैसे वासा अवले उपलब्ध भी है, लेकिन एक तो उसका स्वाद थोड़ा कड़वा है। उसके अलावा वासा का प्रयोग कैसे किया जा सकता है? देखिए, वासा का सबसे बढ़िया प्रयोग तो यही है कि आप उसका स्वरस के रूप में ले लें या आप अवले के रूप में ले लें। हालांकि वासा पित्त प्रधान रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन में होता है। इस समय अगर प्रयोग की बात करें तो जो कंटकारी होती है, छोटी कटोरी, वो उसका प्रयोग किया जाता है। तो हमारे यहाँ एक क्वाथ भी बनता है वासा कंटकारी, जिसमें अर्डुसा और कंटकारी है, और उसका प्रयोग कर सकते हैं। कंटकारी अवले, लेकिन ये सारे जितनी भी मेडिसिन का यूज है ये बिना चिकित्सक की सलाह कभी भी प्रयोग ना करें। ये केवल सामान्य जानकारी के लिए आपको बताया जा रहा है। जैसे ही आपको कोई भी बीमारी के लक्षण लग जाते हैं, आप तुरंत किसी भी अच्छे योग्य चिकित्सक से सलाह जरूर लें। बिल्कुल सर, एक पीछे अपन एक बात करके आए अर्जुन क्षीर पाक की। सर, अर्जुन के बारे में लोग जानने भी लगे हैं अच्छी तरह से। कई पूछते भी हैं कि सर अर्जुन का पाउडर हम सीधा ही लें या क्षीर पाक लें, तो क्षीर पाक लेना जरूरी है? पाउडर भी ले तो वही इसका फायदे मिलेंगे या क्षीर पाक के अलग फायदे? देखिए, अर्जुन कैल्शियम का बहुत बढ़िया सोर्स है, और उस कैल्शियम के सोर्स के कारण ये कार्डिक सप्लीमेंट है या कार्डिक सपोर्टिव है और कार्डियो प्रोटेक्टिव है। इसके साथ में अर्जुन की एक समस्या ये है कि अर्जुन कषाय रस होता है, कसेला होता है, तो वो कसेला शीत को प्रकोपित करता है, वात को प्रकोपित करता है, इसलिए आप उसको दूध में उबाल के लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। दूसरा,
अर्जुन में कुछ ऐसे कंटेंट्स हैं जो ऑयल सोल्यूबल भी होते हैं। तो आप जब दूध में उसको उबाल लेते हैं, क्योंकि दूध एक ऐसा मीडिया है जिसमें ऑयल सोल्यूबल भी है और वाटर सोल्यूबल भी है। तो हम जब भी दूध में उबाल के कोई औषधि लेते हैं, जो प्रावधान है जैसे अर्जुन का ही है, तो उसमें वाटर सोल्यूबल कंटेंट्स भी आ जाते हैं और ऑयल सोल्यूबल भी आ जाते हैं। इसलिए क्षीर पाक के रूप में अर्जुन का लिया जाना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सर, इस मौसम में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, छोटे बच्चों को, वो बार बार सर्दी जुकाम से पीड़ित रहते हैं, जल्दी प्रभावित होते हैं। तो उनके लिए आप विशेष रूप से क्या कहना चाहेंगे कि घर वाले उनका किस प्रकार से ध्यान रखें, क्या खिलाएं पिलाएं कि उनकी इम्यूनिटी बरकरार रहे? औषधियों में क्या पाक वगैरह उनको दिए जा सकते हैं? बच्चों के लिए सबसे पहला तो यही है कि पर्याप्त उनको कपड़े पहना के रखें, ठंड से बचाएं। और चूँकि बच्चे टेस्ट को लेके बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होते हैं, तो आप उनको च्यवनप्राश दे सकते हैं, आप मुनक्का को उनको सेवन करा सकते हैं, आप हल्दी का दूध उनको पिला सकते हैं। और अगर ज़्यादा तकलीफ़ है तो फिर चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। वैसे आंवले का च्यवनप्राश के रूप में भी आंवले की जेम भी बना के उनको खिला सकते हैं, ये उनके लिए बहुत बढ़िया है। उनको मालिश करना, ठंड से बचना, ये सब चीज़ें उनके लिए बहुत कारगर है। सर, जनरल लोग जानते हैं कि अश्वगंधा और शतावरी का प्रयोग करना चाहिए, तो अभी इस मौसम में अश्वगंधा और शतावरी साथ में, क्योंकि ये जनरली उपलब्ध भी रहती है, लोग जानते भी हैं, तो उसका प्रयोग का कोई विशेष हो ऐसा? अश्वगंधा का भी क्षीरपाक ही लिया जाता है, क्योंकि अश्वगंधा का भी कंटेंट्स कुछ ऐसे होते हैं जो ऑयल सोल्यूबल ही होते हैं, तो इसलिए उसको क्षीरपाक के रूप में लिया जाना चाहिए। और शतावरी तो महिलाओं के लिए तो बहुत बढ़िया है ही है, पुरुषों के लिए भी बहुत बढ़िया है। शतावरी अश्वगंधा को मिक्स रूप में भी आप दूध में उबाल के ले सकते हैं, लेकिन लेने से पहले किसी चिकित्सक की सलाह ज़रूर लें। शतावरी हमारे जो पोषण है उसका बहुत अच्छा, और महिलाओं में जो लैक्टेशन, जो दूध वाली माताएं हैं, प्रसूताएं हैं, उनके लिए शतावरी का दूध बहुत बढ़िया काम करता है। और पुरुषों में जो स्ट्रेस में रहते हैं उनके लिए, जो नर्वाइन सिस्टम जिनका कमज़ोर है उनके लिए, और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी अश्वगंधा एक रसायन है और वो बहुत बढ़िया काम करता है। सर, कौन से बीज की आपने बात की बीज में, तो कौन से बीज क्या सभी ले सकते हैं कि महिलाएं, पुरुष, बच्चे, या कुछ विशेष उसका? कौंच थोड़ा सा पचने में भारी रहता है, इसलिए ये युवावस्था में ज़्यादा अच्छा प्रयोग करेगा, इसका प्रोटीन है। और वृद्धावस्था में पार्किंसंस वगैरह इस तरह की जो परेशानियां हैं उनमें कौंच का बहुत बढ़िया प्रयोग है, उनको कौंच का प्रयोग करना चाहिए। और जो वाजीकर द्रव्य हैं उनमें भी कौंच के लिए, और ये सीजन जो है वो वाजीकर औषधियों का भी होता है, तो कौंच का प्रयोग युवावस्था का और वृद्धावस्था का ज़्यादा बढ़िया रहता है। सर, अभी वर्तमान में बहुत सारी हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, फ्रूट्स आ रहे हैं, उनमें आप क्या प्रीफर करना चाहेंगे जिनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन पुरुष और महिलाएं करें तो साल भर के लिए इम्यूनिटी उनकी बरकरार रहे? अब देखिए, ग्रीन वेजिटेबल्स का भी यही समय होता है, वर्षा ऋतु में ग्रीन वेजिटेबल्स मना रहती है। इस समय आपकी मेथी आ रही है, बथुआ जिसको चील खूब अच्छी मात्रा में आ रहा है। आप सरसों का प्रयोग आप इस समय में कर सकते हैं। तो जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, धनिया आ रहा है, तो वो ग्रीन वेजिटेबल्स हमारे लिए एनर्जी के सोर्स से भी ज़्यादा हमारे मिनरल्स और विटामिन्स का एक बहुत बड़ा स्रोत होता है, फाइबर का एक बहुत बड़ा स्रोत होता है। और अगर आप लड्डू खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, तो फिर फाइबर की अगर कमी हो तो ग्रीन वेजिटेबल्स इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे बढ़िया इस समय में जो आ रहा है वो बथुआ, पालक, मेथी और मूली के जो पत्ते हैं, सरसों का साग है, ये इस समय ग्रीन वेजिटेबल खूब आ रही हैं। और वैसे भी अगर आप देखें तो लहसुन भी, जो हरा लहसुन है वो भी इसमें इस समय बहुत ताकत से मिलता है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल सर। एक एक्सरसाइज का रहता है कि कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो वर्तमान अभी जो आप बता रहे हो कि अभी तो गुलाबी ठंडी है, जब कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तो लोग क्या बाहर निकल करके एक्सरसाइज करें, कितनी करें, कैसे करें? ठंड से बचते हुए एक्सरसाइज करें। और एक्सरसाइज का एक रूल है कि जब आपके ललाट पे पसीना आने लग जाए और जब सांसें थोड़ी सी उखड़ने लगें, उससे पहले आप रुक जाएं। बल आर्ध, जितनी आप में ताकत है उससे कम करें। और ये सीज़न मालिश का
एक्सरसाइज का, दौड़ का, इनका सबका है। इस समय में ये सब चीज़ कर सकते हैं, लेकिन ठंड से बचते हुए। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात बताई आपने। और कुछ विशेष आपकी तरफ से बताना चाहें सर्दियों के मौसम के लिए लोगों को तो ज़रूर बताएं। बस मैं तो ये कहूँगा, इस सुहाने मौसम की और इस हेल्थ को इम्प्रूव करने के मौसम का पूरा आनंद लें, भरपूर खाना खाएं, भरपूर एक्सरसाइज करें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय आयुर्वेद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद।